तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी निकल चुका हूँ ग्वालियर से मेरे घर की तरफ मुंबई। और जैसा कि मैं कल उत्तरकाशी में था सवेरे, और मैं उत्तरकाशी से मैंने जो घर की तरफ रुख किया था, उत्तरकाशी से गया मैं पहले हरिद्वार से पहले पड़ा ऋषिकेश हरिद्वार में खाली 25 किलोमीटर का फ़र्क है, ज़्यादा दूर नहीं है। ऋषिकेश से हरिद्वार से मैं गया मेरठ, फिर मेरठ से दिल्ली के आउटर नोएडा से गाड़ी। एक्चुअली क्या हुआ, मैंने मैप में डाला था मैंने गुजरात होते हुए, राजस्थान गुजरात होते हुए हाईवे, बट मेरे मैप ने मुझे एक सजेशन दिया फास्टेस्ट रूट का, मैंने उस पर एक्सेप्ट कर दिया। बाद मेरा ध्यान नहीं गया, रूट चेंज हो चुका था। फिर मैं एमपी होके रिटर्न जा रहा हूँ। रात को मुझे ग्वालियर पहुँचते बज गए थे लगभग 12 रात के, और ग्वालियर के आउटर में ही मुझे होटल मिल गया ढंग का। उसका भाड़ा वो लोग 1500 मांग रहे थे, एसी रूम था, बट नेगोशिएट करके 1100 में डन हो गया था। तो जैसा भी था मैंने रात बिताई, और सुबह के भी बज रहे 6:15, और अभी मैं आगे की जर्नी फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो कल मैंने जो टोटल किलोमीटर कवर किया था वो था 700 किलोमीटर उत्तरकाशी से ग्वालियर, और अब मैं ग्वालियर से आज रात तक घर पहुंच जाऊंगा। मैं कंटिन्यूस ड्राइव करने वाला हूं। कल भी रात को 12 बजे तक मेरी गाड़ी कंटिन्यू ड्राइव में थी, सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। और आपको पता है कि पहाड़ों में किलोमीटर बहुत ही स्लो कवर होता है, तो इसके लिए कल मेरा किलोमीटर 700 नहीं तो 1000 मेरा हो जाता था। और कोई बात नहीं, तो अभी चलते हैं घर की तरफ, फिर आगे जाकर थोड़ी देर में मिलता हूँ, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिए, अगर आप 4 धाम यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ मैं आपसे एक बताना चाहूँगा जो मैंने फेस करी। आपको शाम होते ही आपको अपना कोई भी होटल रहने के लिए ढूंढ लेना है, कमरे वगैरह। आपको रात का इंतजार नहीं करना। जैसे अभी मैं हाईवे में 12 बजे तक कमरा मैंने ढूंढा और इजीली अवेलेबल हो गया, क्योंकि वहाँ पहाड़ों में एक पहाड़ी जब शुरू हो जाती है तो दूर दूर तक कुछ मिलता नहीं रहने के लिए। सिटी में काफ़ी होटल्स मिल जाते हैं, सस्ते महंगे, जैसा आपकी ज़रूरत के हिसाब से, जितनी आपके बजट है। तो आपको ही शाम की टाइम पे ही होटल कमरा बुक करके रुक जाने चाहिए, और आगे नहीं कंटिन्यू करना चाहिए जर्नी, क्योंकि रात को पहाड़ों का रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है। और कभी बारिश हो जाए तो लैंडस्लाइड तो ऐसा है कि कहीं भी पहाड़ नीचे आ जाते हैं। तो एक छोटा सा टिप मैं मेरी तरफ से आपको देना चाहूँगा, अगर आप उसका 4 धाम यात्रा या कोई भी हिल्स एरिया में जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। तो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, अभी मैं पहुंचा मतलब देवास पहुंचने वाला हूं थोड़ी देर में। मतलब यहाँ से अभी इंदौर कुछ 100 किलोमीटर और है, बट बाहर का नज़ारा देख के लगता है जैसे रेगिस्तान में चल रहा हूँ। चारों तरफ खाली सूखा ही दिख रहा है, और टेम्परेचर अभी का कुछ हो रखा है 43 डिग्री, और फील तो लगभग 45 डिग्री के बराबर फील हो रहा है। और हीट तो इतना है कि पूछिए मत। गाड़ी तो चल रही है, फिर भी सीएनजी में चल रही है, कोई इशू नहीं है, बट एमपी में टेम्परेचर काफ़ी है इस वक्त। और दिन के बज रहे हैं अभी 1:45। 11 बजे से हीट चालू हो गया था, और मैंने एसी बंद कर दिया था। कंप्रेसर पे लोड आ रहा था, बार बार बंद हो रहा, ट्रिप हो रहा है, क्योंकि गाड़ी ओवर हीट हो रही है एसी चालू करने से। और अभी मैं विदाउट एसी चलाना पड़ रहा है। शाम को मैं एसी ऑन करूँगा, अभी फ़िलहाल तो बंद ही रखा हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 3:30, और मैं इंदौर बाईपास से निकल रहा हूँ। इंदौर सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं होती, मुंबई के लिए अगर जाना है तो बाईपास रोड से निकल जाना है टोल देके। और टेम्परेचर तो आज काफ़ी हीट है, गर्मी तो बहुत तेज़ है, पर क्या करें। मैंने पहले सोचा शायद रुक जाऊँ, धूप में गाड़ी ना चलाऊँ, फिर सोचा धीरे धीरे चलाता हूँ। मैंने गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं चलाई, 70 के अंदर ही रखी स्पीड, क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते हैं, हीट उतनी ज़्यादा है। और जब मैं लास्ट टाइम 1 तारीख को यहाँ से गया था उत्तराखंड के लिए, तब मैंने हीट में भी गाड़ी 100 की स्पीड में अच्छे से भगाई थी।
बट जब मैं उत्तराखंड में मैंने इसका ऑयल लेवल चेक किया था मेरे नैनो का, तो मैंने पाया लगभग इसमें आधा लीटर करीब मेरा ऑयल कम हो चुका था। अब होता क्या है, ज़्यादा ओवर हीट होने की वजह से ऑयल बहुत ही पतला हो जाता है और पिस्टन के रिंग के ज़रिए उसको एग्जॉस्ट में चला जाता है। तो वो चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अगर हीट में गाड़ी ज़्यादा रनिंग हो गई है, और मेरी यानी गाड़ी कंटिन्यूस रन हुई थी और उसकी वजह से हो सकता है ऑयल ज़्यादा मेरा गाड़ी ने कंज्यूम कर लिया है। और अभी मैं घर पहुँच के फिर इसका मैं ऑयल का लेवल चेक करूँगा तो मालूम पड़ेगा कि इस वजह से मेरा अगर वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है तो मुझे वो चेक करना पड़ेगा, मेरा पिस्टन का रिंग वगैरह का जो भी है देखेंगे। और अगर मेरा, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था, तो फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा ऑयल इतना कम हुआ है अभी 2000 किलोमीटर में। अदरवाइज़ कम होता था तो भी पूरा 10,000 होने वाला रहता था, तो थोड़ा बहुत कम हो जाता था। पर इस बार जो हुआ है 2000 की रनिंग में, क्योंकि कंटिन्यूस रनिंग हुई थी मेरी, तो ठीक है। और तो चलो फटाफट मैं आगे चलता हूँ और आगे चल के आपको जानकारी देता हूँ। तो मैं सीएनजी से रिलेटेड जानकारी देना चाहूँगा। जैसे ही मैं सुबह ग्वालियर से निकला और वैसे भी हरिद्वार से लेकर इंदौर तक कहीं भी सीएनजी की कोई परेशानी नहीं है। आपको कंटिन्यूस 100 किलोमीटर में एक सीएनजी पंप ज़रूर मिलता है, या तो इस साइड या तो अपोजिट साइड। आपको ध्यान रखना है, कोई भी सिटी आती है तो वहाँ एक सीएनजी पंप ज़रूर मिलता है। सीएनजी का कोई इशू नहीं आता है। बट मैंने एक पंप स्किप कर दिया था, सामने की तरफ था, मैंने छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा पेट्रोल पे गाड़ी चलानी पड़ी। अदरवाइज़ अगर आप इस रूट से आ रहे हैं आगरा, क्योंकि मैं आगरा से आया हूँ तो मैं आगरा से तक की जानकारी दे सकता हूँ। आगरा, ग्वालियर के बाद में जो भी शहर आते हैं 100 किलोमीटर की दूरी पे आते हैं। इंदौर, देवास, फिर इंदौर, उसके पहले एक और आया था। ऐसे कई सारे शहर आते हैं। हर शहर में आपको एक सीएनजी पंप ज़रूर मिलेगा। आपको सीएनजी भराने की कोई समस्या नहीं है। तो अब मैं इंदौर तक तो मैंने सीएनजी फुल कर लिया। अब इसके आगे देखते हैं मुझे क्या परेशानी आती है सीएनजी फिल करने में, तो मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंदौर से आगे निकलते ही पंप आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो एक मानपुर करके जगह आती है इंदौर मुंबई हाईवे पे। मानपुर में एक ऑफलाइन सीएनजी पंप है जो कि इंदौर जाते वक्त मिलेगा आपको, एचपी का। वहाँ पे मैंने गैस डलवाया है, बट प्रेशर कम ही था, तो पूरा प्रेशर नहीं आया है। और अब मैंने पूछा तो पंप वाले ने कहा कि अब सीधा आपको नासिक में ही सीएनजी मिलेगा, मालेगांव और धुले में अवेलेबल नहीं है। तो अब ये जानकारी मुझे इस पंप वाले ने दी। जो भी हो, अगर मैं आगे कोई नया पंप खुला है तो अगर मुझे जानकारी मिलती है मैं तो आपको प्रोवाइड करता हूँ। A few moments later. इंदौर से मुंबई जाते वक्त, तो जैसे कहा था मानपुर के बाद तो पंप शायद नहीं है मुझे कहा गया, लेकिन एक पंप और आया सीएनजी का। मैं अभी उसी सीएनजी पंप की लाइन में खड़ा हूँ, जैसे आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल का है। और ये सीएनजी पंप मेरे हिसाब से 25-30 किलोमीटर आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड टुवर्ड्स इंदौर की तरफ ही आएगा। आपको वहाँ पे कट मिलेगा रोड पे, अगर आप इंदौर से मुंबई जा रहे हैं, या आप मुंबई से इंदौर की तरफ जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इंदौर से मुंबई की तरफ जा रहे हैं तो आपको वहाँ से कट मिलेगा रोड पे, तुरंत आप गाड़ी घुमा के ले सकते हैं। तो बट जो मानपुर में सीएनजी था उसका रेट बहुत ज़्यादा था, 96 रुपीज़ लगाया है। और बाकी जितने पंप आते हैं सब में 86, 89, 80 के रेट में था। बट ये मानपुर का जो सीएनजी रेट था वो बहुत हाई था, वो कुछ 86 रुपीज़ लगाया था। तो ये एक पंप और आया है, तो देखते हैं मैं फिल पॉप करवा लेता हूँ और आगे और जानकारी देता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मैंने अभी आपको जिक्र किया मेरे वीडियो में कि ऑयल कम होने के रिलेटेड इशू को लेकर जब मैंने घर पहुंचने के बाद मैंने चेक किया ऑयल का लेवल, तो मैंने पाया कि ऑयल का लेवल बराबर है और वो थोड़ा भी कम नहीं हुआ। जो कि मेन कारण रहा कि मैंने एमपी में हीट होने के बावजूद भी गाड़ी का जो रनिंग स्पीड था, रनिंग एक मेंटेन रखा, और 70 और 80 के ऊपर मैंने गाड़ी को रन नहीं किया, जिस वजह से मेरा गाड़ी हीट ज़्यादा नहीं हुआ और ना ही ऑयल का लेवल कम हुआ। तो इस तरीके से भी आप ऑयल का लेवल मेंटेन कर सकते हैं। अगर मोस्टली जहाँ पे अगर हीटिंग इशू हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर है, तो उसमें इस तरह से भी आप ऑयल का लेवल मेंटेन रख सकते हैं इंजन का। Many hours later. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभी निकला हूँ नासिक से। सुबह के बज रहे हैं लगभग 5:30।
और रात में ही मैंने यहाँ पे गैस फुल कराई थी MNGL पंप पे। बट गैस फुल कराई तो जैसे जाते हो मेरी गैस उन्होंने 5 किलो 200 ग्राम डाली थी। आज भी इन्होंने मतलब कल रात को भी इन्होंने गैस ज़्यादा ही डाली 5 किलो 200 ग्राम के लगभग। तो अभी सुबह मेरी गाड़ी में CNG स्विच करते समय समस्या आ रही है। और क्या मालूम फर्स्ट टाइम में ऐसा हुआ है, मेरी गैस ज़्यादा हो गई क्या है। अभी मैं दिखाता हूँ, मैं CNG स्विच कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी में CNG स्विच नहीं हो रहा है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। अभी देखिए मैं स्विच कर रहा हूँ फिर भी लाइट इसकी, ये देखिए लाइट जल के बंद हो जा रही है, स्विच नहीं हो रहा है। मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ फिर भी ये समस्या आ रही है। अब फिर से करके दिखाता हूँ। मैं अभी पेट्रोल में चल रहा हूँ, मैं स्विच करता हूँ, देखो मैं CNG मोड में। ये देखिए ये बटन दबाया, ये लाइट जल के बंद हो जा रही है। ये समस्या क्यों हुई सुबह सुबह मुझे पता नहीं, गैस ठंडी है या इस वजह से हो रही है। बट मैं अभी अगर कार रोक के अगर इसको स्विच करता हूँ और रिस्टार्ट करके करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए मेरी गैस पे चलती है, दो चार या 1 मिनट के लिए, फिर बंद हो जा रही है। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ और देखता हूँ धूप आने के बाद में इसको फिर ट्राई करता हूँ क्योंकि सुबह नासिक का मौसम ठंडा है। ट्राई करता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं और आपको तब बताता हूँ। A few moments later. अभी आप देख सकते हैं कुछ देर चलने के बाद गाड़ी थोड़ी गर्म होने के बाद में अभी मेरी CNG थोड़ी देर से स्टेबल है। अभी मेरा ट्रिप नहीं हुआ है, CNG बटन मैंने दबाया तो CNG मेरी चल रही है आराम से। और कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं दोबारा मैं बताऊंगा आपको, लेकिन बीच में बहुत ट्रिप हो रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद गाड़ी थोड़ी गर्म होने के बाद मेरी प्रॉब्लम अभी फिलहाल तो बहुत देर से नहीं हो रही है। जैसे कि आपने देखा मेरे वीडियो में कि CNG मेरा काम नहीं कर रहा था। जब मैंने नासिक में गैस भरा है तब भी मेरी गाड़ी पूरी खाली थी और उन्होंने CNG मेरी गाड़ी में 5 किलो 200 ग्राम के लगभग फिल किया, जो कि ओवर कैपेसिटी था। उसके बाद मैंने जब ट्रिप करने की कोशिश करी, नासिक में सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा था कंपेरेटिवली बाकी स्टेट से। तो जो भी रीज़न हो, ठंडी में मैं क्यों ठंड बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ एक बार पहले भीमाशंकर में सेम सिचुएशन हुई थी। सुबह का मौसम ठंडा था और मेरी गाड़ी में गैस ज़्यादा चली गई थी। उसके बाद सेम इशू हुआ, मेरी गाड़ी स्विच करना बंद कर दिया था। थोड़ी देर के बाद जब गाड़ी तो मौसम गर्म हुआ, बाहर धूप निकली, तो मेरी गाड़ी में गैस ने वर्क करना शुरू किया और गैस पे मेरा आगे का जर्नी कंटिन्यू हुआ। तो ये सेम सिचुएशन मेरा नासिक में हुआ कि गैस ज़्यादा ही चली गई थी, जबकि गैस ज़्यादा जानी नहीं चाहिए थी। उसके बावजूद भी उन्होंने पता नहीं क्या प्रेशर कैसे मेंटेन करते हैं CNG पंप पे, तो अभी तक समझ में नहीं आया मुझे अभी तक, जिसकी वजह से मेरी गैस ज़्यादा चली गई और मेरी गाड़ी ने CNG मोड में वर्क करना बंद किया। लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद स्विच करने के बाद में जैसे थोड़ी सी धूप आने लगी तो या थोड़ा सा वातावरण चेंज हुआ, गाड़ी में हीट हुआ, तो मेरी CNG प्रॉपरली वर्क करने लगी और मेरी CNG में उसके बाद से इशू अभी नहीं आया है। तो ये दूसरी समस्या। और तीसरी एक मैंने जो जैसे आपको बताया वो तो प्योरली एक्सीडेंटल कहना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा मेरे टायर का जो बैक साइड का रिम है वो पूरा डैमेज हो गया। उसका वीडियो का लिंक मैं आप मेरे स्क्रीन पे दे दूंगा, जिसमें मैं मथुरा पहुंचने से पहले मेरे हाईवे में एक टोल रोड थी जिसको, जबकि अंधेरा हो चुका, रात हो चुकी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बहुत बड़ा खड्डा आ गया था टोल रोड पे। अब टोल रोड पे खड्डा और इमेजिन करना मुश्किल होता है, जिसमें मैंने कोशिश करते करते जाते हुए भी मेरा लास्ट का लेफ्ट साइड का टायर उसमें गड्ढे में पड़ गया, जिसकी वजह से मेरा रिम बेंड हो चुका था। जो रिम बेंड हुआ था जो कि सुबह मैंने देखा, मैंने जब उत्तराखंड के लिए निकलते वक्त, बट वो रिम सीधा करवाने के बावजूद भी मैंने पाया कि मैं जब डेस्टिनेशन पे पहुंचा उत्तराखंड तो मेरे टायर की हवा निकल रही थी। 2-3 बार मैंने टायर को में हवा भरी, उसके बाद भी हवा निकल रही थी। तब मैंने जाके दिखाया तो मेरे को डाउट हुआ कि टायर में थोड़ा सा डैमेज है, जो कि पंचर शॉप में वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन मेरा टायर हालांकि नया था, लेकिन मैंने ट्यूब डलवाने के बजाय मैंने टायर ही बदली करना बेटर समझा। कारण ये था कि अगर ट्यूब डालते हैं और रास्ते में आपका गाड़ी डिफ्लेट हो जाती है तो टायर ट्यूब दोनों डैमेज हो जाएगा और आपकी गाड़ी चल गई तो कुछ काम का नहीं रह जाता। तो इससे अच्छा है कि आप टायर ही बदली करिए अगर आप ट्यूबलेस टायर यूज़ कर रहे हो। तो मैंने फिर टायर ही बदला, जिसका मुझे 2,500 और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। तो इस तरह से मेरी गाड़ी में जो प्रॉब्लम्स आई, तो हो सकता है आपने भी कभी फेस किया हो लॉन्ग जर्नी में। तो ये सारी समस्या मेरी गाड़ी में मैंने मेरी लॉन्ग जर्नी में फेस किया। पहला तो मैंने ब्रेक से रिलेटेड, फिर CNG से रिलेटेड, और ये तीसरा मैंने जैसे कि बताया मेरा
टायर, ये तो प्योरली एक्सीडेंटल है, इसमें कार की गलती नहीं कहूँगा। ये तो कुछ किसी के साथ भी अचानक हो सकता है, रनिंग में खड्डे कहीं भी हो सकते हैं, उसका कोई गारंटी नहीं है गाड़ी चलाते वक्त। और गाड़ी में जो एक समस्या मैंने आपको जैसे कि बताना चाहूँगा कि मेरी गाड़ी में एक समस्या आई कि मेरी गाड़ी का एक कुछ जानकी चट्टी से नीचे आते वक्त गाड़ी का ब्रेक काम करना बंद हो गया था, जिसे आप ब्रेक फेल मान सकते हैं कि पूरा ब्रेक प्रेस करने के बाद भी ब्रेक लग नहीं रहे थे, पेडल एकदम फ्री जा रहा था। तो मुझे समस्या समझ में नहीं है, मैंने गाड़ी रोक के मैंने ऑयल का लेवल चेक किया तो पाया कि ऑयल तो पूरा फुल है, इसके बावजूद भी गाड़ी में ब्रेक बराबर काम नहीं कर रहा था, ब्रेक फेल की तरह चल रहा था। तब मैंने थोड़ा सा गाड़ी रोका और पहले से सर्विस सेंटर में कॉल किया तो उन्होंने कहा कि गाड़ी को 15 मिनट के लिए आप रोक दीजिए, आप गाड़ी मत चलाइए, थोड़ी देर रेस्ट करिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। इसी प्रॉब्लम आती है थोड़ी थोड़ी कभी कभी नैनो में। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये समस्या मेरी बाइक जो मैं हिमालयन राइड करता हूँ उसमें भी मुझे आ चुकी है 2-3 बार लोनावाला से नीचे उतरते वक्त। तब मैंने पाया कि अगर आप ढलान पे हो और आप कंटिन्यूस ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्रेक पैड हीट हो जाता है, हीट होने की वजह से आपका ब्रेकिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर गाड़ी रोका, तो मैंने लास्ट वहाँ पे मैंने गाड़ी को थोड़ा सा धोया, ब्रेक लाइनर को ठंडा किया, तो उसके बाद में ब्रेक मेरा काम करना मतलब ब्रेक काम करना शुरू हो गया और जो इशू था मेरा ब्रेक में वो सॉल्व हो गया था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर आप ढलान पे गाड़ी चला रहे हैं, स्पेशली नैनो की बात कर रहा हूँ, ब्रेक पैड हीट होने की वजह से ब्रेक काम करना बंद कर देता है। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखिए। ढलान में जहाँ तक हो सके आपको गियर का इस्तेमाल करना है, ज़्यादा गाड़ी एक्सेलरेट नहीं करना है, ताकि आप पहले दूसरे गियर में गाड़ी को नीचे उतारेंगे तो आपको गाड़ी ज़्यादा स्पीड में नीचे नहीं उतरेगी, जिसकी वजह से आपको ब्रेक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान कीजिए कि मैंने रियल में ये फेस किया है ब्रेक का इशू। तो ये एक समस्या थी जो मैंने फेस करी और इसको मैंने सॉल्व भी कर लिया है। तो मुझे अब समझ में आ गया कि ब्रेक प्रॉब्लम कब होती है, तो इसके ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके साथ भी होता है तो इन टिप्स का फॉलो करेंगे तो आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। और आपको मैं बताना चाहूँगा, जो खर्चा मैं पहले बताता हूँ तो खाली मैं ट्रैवलिंग से रिलेटेड बताऊँगा, नैनो से जुड़ा हुआ। बाकी जो आगे पीछे और जो खर्चे हुए वो तो आपके ऊपर है, आप कैसे खर्चा करोगे। जो बेसिक खर्चा आया है नैनो से जाने का मेरा 1 वे का मुंबई से उत्तराखंड का, तो वो लगभग मेरा स्टार्टिंग में जो आया है वो 11,000 के लगभग आया है, जिसमें से 8,000 के करीब मेरा गैस और गैस और पेट्रोल, सीएनजी और पेट्रोल का कुल खर्चा आया है मुंबई से इंदौर होते हुए उत्तराखंड जाने के लिए। जिसमें मैं बताना चाहूँगा जो सबसे ज़्यादा परेशानी हुई मुझे, नासिक से इंदौर के बीच में मुझे सीएनजी मिलने की बहुत परेशानी हुई। और वैसे ही जो मेरा रिटर्न का जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ उसकी मैं जानकारी देना चाहूँगा। ये मेरा पेट्रोल और सीएनजी का टोटल मिला के मैं 15 तारीख से लेकर 20 तारीख का मैं एक्सपेंस बता रहा हूँ, जिसमें मेरा यमुनोत्री गंगोत्री का विज़िट पकड़ के मैं बता रहा हूँ, 2 धाम का। 15 तारीख से जब मैंने जर्नी शुरू की थी, ट्रिप मेरा यमुनोत्री का, तभी से लेकर मेरा गंगोत्री विज़िट होने के बाद से लेकर उत्तरकाशी से जो मैं मुंबई को रिटर्न घर पहुंचा हूँ, टोटल मेरा जो पेट्रोल और सीएनजी का टोटल का खर्चा आया लगभग 11,400 रुपये गया है। ये टोटल मैंने फ्यूल यूज़ किया है और उसी 2,900 का मेरा टोल लगा है। तो टोटल मेरा एक्सपेंसेस रिटर्न का हो गया, जो कि टोटल खर्चा मेरा रिटर्न का मेरा 2 धाम विज़िट करने के बाद टोटल खर्चा आया 14,100 रुपये।